2009 में जीरो से स्टार्ट किया था। ये मेरा स्टार्टअप था। एक स्टार्टअप को आप जो है 50-60 करोड़ रुपए की कंपनी बना देते हैं, तो आप इतना सफर तय कर आ चुके होते हैं ना, तो आपके लिए ये फिर ऑफर्स मायने नहीं रखती 5 करोड़ की, 10 करोड़ की। व्हाट डू यू थिंक शार्क क्यों इतना ज़्यादा चाह रहे थे? वो चाह रहे थे बस सस्ते के दाम में मिल जाए मुझे आलू टमाटर प्याज। हमें पता था कि शार्क्स इस पे कुछ नहीं बोल पाएंगे, और आपने देखा शार्क्स ने इस चीज के ऊपर वो बिल्कुल खामोश हो गए, क्योंकि उनको पता था कि अभी भी अंडर वैल्यू अपनी कंपनी को कर रहे हैं। क्योंकि हमारी एक्चुअल अगर वैल्यू देखी जाए, जी से ज्वेलरी की वो एक्चुअल वैल्यू जो कंपनी की है, वो तकरीबन 80 करोड़ रुपए की। जो फाउंडर्स हैं या एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं होता, वो फाइटर होता है। वो लड़ता है अपने बिजनेस के चैलेंजेस में भी और दूसरी चीजों में भी ना। जब ये शार्क टैंक लाइव हुआ, तो लोगों को जिनको नहीं पता था या जिनको ऑलरेडी फॉलो भी थे, तो वो उन्होंने आके विजिट करना शुरू किया। क्योंकि मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा था अपनी वेबसाइट के एनालिटिक को। तो एनालिटिक यहाँ से यूं जा रहे होते हैं, एनालिटिक यूं गए एकदम ना, वो बूम कर जाता है बिजनेस। यानी कि 5 ज़रबे 10 ज़रबे एक्स करता है ना वो बिजनेस आपका। अगर आज आपकी सेल 1 करोड़ की हो रही है, तो आपकी सेल 3-4 करोड़ रुपए पे चली जाती है ना। हमने एक छोटे से काउंटर से, उसके बाद 2011 में मैंने एक और शॉप कर ली, फिर 2012 के अंदर 13 में मैंने दूसरी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 शॉप्स उसी छोटे से काउंटर से हमने बनाई। मैं बहुत कम सोता था, सुबह उठ के मैं सारी अपनी कस्टमर की चैट, ऑर्डर्स, बुकिंग चीजें, मैं अकेला होल एंड सोल फाउंडर भी था, मैं अकेला CSR भी था, अकेला राइडर भी था। मैं सारे कंपनी की जितनी भी डेजिग्नेशंस होती है सारी मेरे पास थी। अब जो है वो जाके अल्हम्दुलिल्लाह हम 2024 में हम पाकिस्तान के लीडिंग फर्स्ट अवार्ड विनिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी ब्रांड है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद नबील फ्रॉम एग्जिट बेस। एग्जिट बेस के थ्रू बहुत सारे फाउंडर्स बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रेस कर चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस फ्लिप कर चुके हैं। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है ज़ीशान, जिन्होंने 5 करोड़ की ऑफर ठुकरा दी शार्क टैंक के अंदर। इन्होंने किस तरह से इतनी बड़ी ऑफर ठुकराई, क्या इनका बिजनेस है, आज इनसे सारी चीज़ें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं नबील भाई। अलग 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 शुक्र। ज़ीशान भाई, कहाँ से पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास? ये 5 करोड़ की तुमने ऑफर ही ठुकरा दी शार्क टैंक पे। अच्छा, ये सवाल इतना आ रहा है शार्क टैंक के पास कि शायद जिनको डील मिली है ना, उनके पास इतने क्वेश्चंस नहीं है जितने मेरे पास आ रहे हैं कि यार आपने दो दो ऑफर, वो भी 5 करोड़ की ठुकरा दी शार्क की। असल में देखें, मुझे अपनी बिजनेस की वर्थ का आइडिया था। आपके लिए पैसा सब कुछ नहीं होता, आपको अपने बिजनेस और आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो मुझे पता था कि ये शार्ट्स जो वैल्यू दे रहे हैं वो बहुत कम है, क्योंकि ये कंपनी जिस तरह शार्ट की स्टोरी में मैंने बताया कि मैंने 2009 में जीरो से स्टार्ट किया था। ये मेरा स्टार्टअप था। एक स्टार्टअप को आप जो है 50-60 करोड़ रुपए की कंपनी बना देते हैं, तो आप इतना सफर तय कर आ चुके होते हैं ना, तो आपके लिए ये फिर ऑफर्स मायने नहीं रखती 5 करोड़ की, 10 करोड़ की। तो सिंपल, ये इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं, फिर सही है। आपको पता अच्छा, चलेगा। मुझे ये बताओ कि लेट्स सपोज़ आपकी जो वैल्यूएशन आपने की थी 40-50 करोड़ के आसपास की थी, राइट? जब आपने जो आस्क की थी, तो वैल्यूएशन किस तरह से कैलकुलेट की थी? अच्छा, वैल्यूएशन के जैसे नबील साहब आप सीनियर हैं, आपको पता है कि वैल्यूएशन 2-3 अलग-अलग सिनेरियो में देखी जाती है। आपकी सेल्स सेल्स का जो है वो, अगर आप 3 टाइम आप उसको कर लें, जैसे हमारी सेल थी वो तकरीबन 150 मिलियन की थी। हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 3 नहीं, 3। 3 भी करते हैं हुँ। हम, वो हमारे लिए जस्टिफाइड। 2 इस क्यों किया? 3 आपकी 30 सीआर की आपकी सेल हो गई, 6 की आपकी इन्वेंट्री मौजूद है आपके पास, फिर आपके फिक्सचर्स हैं, हुँ। तो कंपनी की वैल्यूएशन तकरीबन 40 करोड़ की बनती है, जो कि हुँ। हमने दी। यानी कि हमें पता था कि शार्क्स इस पे कुछ नहीं बोल पाएँगे, और आपने देखा शार्क्स ने इस चीज़ के ऊपर वो बिल्कुल खामोश हो गए, क्योंकि उनको पता था कि अभी भी अंडर वैल्यू अपनी कंपनी को कर रहे हैं। क्योंकि हमारी एक्चुअल अगर वैल्यू देखी जाए, जी से ज्वेलरी की वो एक्चुअल वैल्यू जो कंपनी की है, वो तकरीबन 80 करोड़ रुपए की है। क्योंकि आप फ्यूचर प्रोजेक्शन के ऊपर भी एक सेकंड सिनेरियो कि आपकी प्रोजेक्शन क्या है, अगले 3 साल में आप कहाँ होंगे? आज है ना आप तो 150 मिलियन पे, नेक्स्ट ईयर आप 20 मिलियन क्लोज़ कर रहे हैं, 200 मिलियन सॉरी क्लोज़ कर रहे हैं, और उससे नेक्स्ट ईयर आप जाते हैं 250 मिलियन के ऊपर, तो उस हिसाब से आपकी जो वैल्यूएशन है, तकरीबन वो 70 से 80 करोड़ बनती है ना। हुँ। तो अंडर वैल्यू हम करके गए थे, लेकिन उसके बाद भी हमें ये था कि शार्ट्स इस चीज़ के ऊपर लाज़मी, लेकिन उनको पता था कि इसके ऊपर डिस्कस करना हमारी फँसने वाली बात है। तो व्हाट डू यू थिंक कि शार्क ने क्यों क्यों कर रहे हैं शार्क अंडर वैल्यू? क्योंकि ये लॉजिकल सेंस बना रहा है, मतलब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 15 करोड़ की ईयरली सेल है आपकी, आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, जो कि बड़ा रीज़नेबल नंबर है, और फिर आपने इन्वेंट्री ऐड करके बता दी। तो वैल्यूएशन तो आपकी बिल्कुल सही थी, रीज़नेबल। व्हाट डू यू थिंक कि शार्क क्यों इतना ज़्यादा चाह रहे थे? वो चाह रहे थे बस सस्ते के दाम में मिल जाए मुझे आलू, टमाटर, प्याज़। अच्छा देखिए, यही है असल में, पाकिस्तान में हमारे जो शार्ट्स हैं ज़बरदस्त हैं, और इन्होंने एक एक्सपीरियंस है, लेकिन ये प्रॉपर वीसीज़ हैं, ये लोगों को समझना पड़ेगा। वीसी और एक जिसने ना ज़ीरो से कोई ब्रांड बिल्ड किया है, जैसे कि आप ये शार्क टैंक यूएस देखते हैं, शार्क टैंक इंडिया देखते हैं, उसके अंदर उनके जो जजेस हैं वो प्रॉपर वीसी नहीं है, इन्वेस्टर्स नहीं है, वो कंपनी ओनर्स हैं। उन्होंने ज़ीरो से कंपनी बनाई,
30,000 करोड़ की, 15,000 करोड़ की, 8,000 करोड़ की, वो उन्होंने, यानी वो फाउंडर्स हैं, बिल्ड किए उन्होंने बिज़नेसेस, तो दोनों में डिफरेंट होता है। वीसी का काम यही है, देखें वो चाहेगा, उसका बिज़नेस यही है, वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी मैं लूँ, क्योंकि उसका बिज़नेस है, एक हम उसके कस्टमर हैं, तो वो कोशिश उनकी यही होती है वो कि रियल एस्टेट एजेंट है ना, है कि बिल्कुल यार ऐसे ये तो जब लेने जाओ तो बोलेगा यार इसमें ये मसला है, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें ये मसला है। उसका काम है ना, देखिए अगर वो कम इक्विटी लेगा, तो वो फिर वीसी हमेशा आपसे ज़्यादा ही इक्विटी की डिमांड करेंगे, क्योंकि उनका और कोई बिज़नेस इस तरह से नहीं, उनका मेन बिज़नेस यही है और वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करें हम कंपनी को ना। तो दोनों में डिफरेंशिएट है, तो लोगों को पाकिस्तानी को असल में पता नहीं है। शार्क टैंक अभी आया है, तो इंशाल्लाह बहुत अवेयरनेस इधर आएगी और बहुत फ़ायदा होगा लोगों को, ऐसा नहीं है। और लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको आपको अपनी वर्थ का पता होना चाहिए। देखिए सामने वाला एक्स वाई जेड कोई भी है, ठीक है ना? आपको अपनी वर्थ का नहीं पता, आप अगर लुट कर आ जाते हैं, आप अपनी कंपनी सस्ते दामों बेच कर आ जाते हैं, तो फिर ये आपका नुकसान है। बिल्कुल सही है। अच्छा, हम थोड़ा-सा इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि शार्क टैंक रिलेटिवली न्यू शो है इन पाकिस्तान और मेरे ख़्याल से शार्क टैंक से रिलेटेड पॉडकास्ट अब आना शुरू होंगे फाउंडर एक्सपीरियंस के। तो 3 स्टेजेस में अगर मुझे आप थोड़ा-सा बताएँ कि शार्क टैंक में जब आप अप्लाई कर रहे थे, तो उस टाइम किन चीज़ों का आपने ख़्याल रखा जिसकी बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ कि हाँ, आप शार्क टैंक में आके पिच कर सकते हैं? दैट इज़ वन पार्ट। सेकंड पार्ट, जिस दिन आप शार्क टैंक में पिच करने गए या उस टाइम पे कर रहे थे, तो उस टाइम पे किस तरह का सिनेरियो था? किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? और शार्क टैंक की जब आपकी एपिसोड लाइव हो गई, उसके बाद आपको किस तरह का रिस्पॉन्स आया? अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो हमें इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहे हैं, पर्सनली भी, हमारे ऑफिशियल के ऊपर भी, क्योंकि वो उन्होंने देखा और वो इंटरेस्टेड हैं कि शार्क टैंक के अंदर हम भी पार्टिसिपेट करें। तो सबसे पहले अगर उनको हम बता दें, ताकि ऑडियंस को फ़ायदा होना चाहिए आपकी इस पॉडकास्ट से भी, कि सबसे पहले देखिए, अब सीज़न 2 जब आएगा ना, इसकी ओपन एक अनाउंसमेंट होगी और उस अनाउंसमेंट में बेसिकली आपको ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल में आपने अपनी कंपनी और आपने सारा अपनी डिटेल्स देनी है और आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि आप जा रहे हैं, तो क्या फंडिंग होती है, क्या इन्वेस्टमेंट होती है, और अपने बिज़नेस के नंबर पते होने चाहिए। अगर आपको ये पता है, उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस होंगे, आपने फिल करने। आफ्टर दैट आपका फिर सेकंड ऑडिशन होगा, जो कि बिज़नेसमैन करेंगे और पाकिस्तान के टॉप बिज़नेस पर्सन्स होंगे, ठीक है ना? कंपनी के ओनर्स होंगे, फाउंडर्स होंगे। वो आपका बेसिकली आपका इस सेकंड ऑडिशन करेंगे। शार्ट्स नहीं होंगे वो, ये जजेस नहीं होंगे, वो कोई और होंगे। और वहाँ वो इस चीज़ को वन ऑन वन देखते हैं, आप चाहे वो लाहौर हैं, इस्लामाबाद हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी हैं, ऑनलाइन होंगे और आपके फिज़िकल्स होंगे ना। फिज़िकल इंटरव्यू ऑडिशन के बाद आप वो जज करते हैं कि हाँ, ये पर्सन शार्क टैंक में जाना चाहिए, इसको बेसिक की नॉलेज है। क्या-क्या चीज़ें देखते हैं? थोड़ा-सा एलैबोरेट कर दें यहाँ पे। अच्छा, उसमें ये देखते हैं कि भाई आपको अपने नंबर्स पता है, लास्ट 3 इयर्स की सेल, आपको प्रॉफ़िट एंड लॉस, आपका अकाउंट्स, आपको इन चीज़ों के बारे में नो हाउ, ब्रांडिंग के बारे में आपको पता है और आप कितने पैशनेट हैं अपना बिज़नेस। एक तो ये सबसे पहले हो गया। फिर आपका वाक़ई जो बिज़नेस है, या आपका कोई आइडिया है, या आपका कोई वो कैसा आएगा? आपका बिज़नेस है तो कितना ज़बरदस्त है या नहीं है, बन सकता है। सेकंड, आपके पास जो आइडिया है वो वाक़ई लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। अगर वो है, बेशक आज छोटा है वो। आपने ऐसे नहीं कि आपने बहुत बड़ा ही बिज़नेस बना के बहुत बड़ा लेके जाना है, प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस नहीं। आपके पास आइडिया है सिर्फ़, लेकिन आपने उसके ऊपर वर्किंग करी हुई है और वो लोगों की दुनिया के अंदर इश्यूज़ रिज़ॉल्व कर सकता है, वो आपको कंसीडर करेंगे। तो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं ना। सही। और तीसरा ये कि आप जब उसके बाद तीसरा राउंड आता है फाइनल रिकॉर्डिंग का। ये रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग के अंदर लोग बहुत सारे समझ रहे हैं शायद ये स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड नहीं है, सबसे पहले तो। हाँ, ये मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं स्क्रिप्टेड तो के। उसमें ये अभी तक किसी कोई बता भी नहीं रहा है, इसके ऊपर बात भी नहीं कर रहा है। देखिए अगर अच्छा, मैंने भी ये सवाल किया था जब आज से कई महीने पहले जब ये हुआ था ना, तो मैंने ग्रीनलिट के फाउंडर हैं, ठीक है ना, जो कि इस पाकिस्तान में इस शो को लेकर आए, शार्क टैंक पाकिस्तान को। और मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा यार स्क्रिप्टेड कर लें। स्क्रिप्टेड क्योंकि मेरी थी उनसे हेलो हाय। कहना है नहीं, ये रियलिटी शो है। देखिए अगर हम स्क्रिप्टेड करेंगे ना, वो मज़ा नहीं आएगा। ये रियलिटी शो है, आप आके कुछ भी बोलें, जैसे भी बोलें, ठीक है ना? वो जो मज़ेदारी आएगी ना, वो स्क्रिप्ट में नहीं आएगी। अच्छा, ऑडियंस के लिए क्योंकि हम एग्ज़िट बेस्ड को भी शार्क टैंक में लेके गए, तो भाई ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। सारा का सारा आप जो देखते हैं वो लाइव डिस्कशन हो रही होती है। बिल्कुल ऐसी है। और फिर जो लाइफ़ के अंदर वाक़ई जितना मज़ा आता है कि आपके पास तकरीबन 14-50 कैमराज़ होते हैं, वो आपके और सामने शार्क्स बैठे हुए हैं। और अब आपको जो है ना, देखें यही तो फाउंडर, आप को-फाउंडर हैं, आप फाउंडर हैं, यही तो आपके अंदर आप देखा जाता है कि आपके अंदर कितना स्पिरिट है, कितना स्पार्क है, कितनी एनर्जी है। अब आप दें ना परफ़ॉर्मेंस। तो क्योंकि आप बेसिकली जो फाउंडर्स हैं या एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो एक जस्ट नॉर्मल पर्सन नहीं होता, वो फाइटर होता है। वो लड़ता है अपने बिज़नेस के चैलेंजेस में भी और दूसरी चीज़ों में भी ना, तो वहाँ जाके घबराना नहीं है आपने।
तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, एन्जॉय करें। आपको अपने बिज़नेस के नंबर जस्ट पता होने चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएँ कि जिस दिन आपके वहाँ पे वो था, तो उस टाइम किस तरह का माहौल था? नर्वस थे, डरे हुए थे, नहीं थे? क्योंकि पहली बार इतने सारे कैमरे को से फेस करना, किस तरह का थोड़ा-सा बताएँ ना, जो आने वाले फाउंडर्स हैं, पहले से ही उन्हें पता हो गया किस तरह का माहौल होता है? अच्छा, नहीं मैं तो नर्वस नहीं था। सिर्फ़ मैं नर्वस था अपनी 1 मिनट की जो पिच थी ना, जो आपने शुरू में देनी थी ना, उसके लिए थोड़ा-सा था क्योंकि मुझे याद नहीं थी और ना मैंने उसके लिए तैयारी करी थी। मुझे 4 तारीख को बताया और आपकी 12 तारीख को रिकॉर्डिंग है, तो मेरा अपना और दूसरी चीज़ों पे माइंड था और उस पे वर्किंग कर रहा था ना मैं। तो उसके अच्छा क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था, मैं 2016 से मॉर्निंग शो कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स जियो, एआरवाई, हम टीवी सबके ऊपर मैं जा चुका हूँ। रिकॉर्डेड शो भी, लाइव शो भी मैंने किए ना 2 आवर्स के, 2 घंटा, 1 घंटे के आपको पता है मॉर्निंग शोज़ होते हैं ना। एज़ अ ज्वेलरी डिज़ाइनर जो है वो मुझे इनवाइट किया जाता है। तो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, चैलेंज नहीं था। लेकिन उसके बाद जो है मुझे ये था कि हाँ, शार्ट्स जो हैं वो मैं उनको इम्प्रेस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो आपने मेरा फ़ोकस सिर्फ़ वो था। कि क्योंकि शार्क्स को लोग जो है ना बहुत बड़ा और एक नर्वस हो रहे होते हैं, डर रहे होते हैं ना। मैंने कहा आप सबसे पहले शार्क्स ही को जाके आप लेट डाउन कर देना कि आपने मेरा क्वेश्चन भी देखा होगा जैसे ही मेरी पिच का जो स्टार्ट था, वो यही था कि शार्क्स खुद आपस में ना थोड़ा सोचने लग गए थे कि शार्क्स क्या आपकी शादी हो चुकी है? तो वो आपस में देख रहे थे ना कि तो ये एक चीज़ थी क्योंकि आपको देखिए चैनल्स टीवी चैनल्स पे जब आप जाते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि आपने पहले किस तरह से लेके चलना है अपने आप को क्योंकि आपने फर्स्ट एंट्री अगर अच्छी दे दी ना तो शो आपका है और आप शुरू में घबरा गए ना, तो फिर आप शार्ट्स हैं या कोई सामने वाला पर्सन वो आपके पास हावी रहेगा। और आपने एंड तक देखा होगा कि शार्ट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जिस तरह एप्रिशिएट किया, जो उनकी वर्डिंग थी मुझे लगता है कि बहुत कम पिचेज़ थी उनको इस तरह उन्होंने इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जिस तरह मेरे लिए किए। तो ये मैंने मेरे लिए भी ऑनर की बात है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत बड़े ज़ाहिर-सी बात है बिज़नेस पर्सन हैं, वीसीज़ हैं और उनका एक टाइम गुज़रा है ना। बिल्कुल सही है। अच्छा जिस दिन अब पिच हो गई, पिच होने के बाद फिर एक टाइम गुज़रा कि भई कब होगी हमारी एपिसोड, कब आएगी, और फाइनली एपिसोड आ गई। अब एपिसोड के बाद मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बिज़नेस में लीड वाइज़ कितना इफ़ेक्ट पड़ता है? जो फाउंडर्स, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि यार इससे क्या होगा, लोग कितना देखेंगे? तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट डू यू थिंक कि कितना आफ्टर इफ़ेक्ट होता है? अच्छा देखिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि फाउंडर्स को जो है ना वो ये नहीं सोचना चाहिए मुझे वहाँ पर मैं आपकी बात का आंसर का करूँगा लेकिन पहले मैं एक चीज़ बताऊँगा। आप भी गए होंगे तो आपने भी देखा होगा बहुत सारे फाउंडर्स जिनको नहीं मिली थी फंडिंग तो वो बड़ा उदास थे। तो मुझे ये चीज़ समझ में मैंने देखिए मैं तो माइंड बना के गया था ना कि कोई इश्यू नहीं हम तो जा रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए ना। तो वो भाई आपको फंडिंग नहीं मिली तो कोई सा इश्यू नहीं है लेकिन आपको इससे कितनी पब्लिसिटी मिलेगी आप ये तो देखें। आपको इससे इन टर्म्स ऑफ फ़ायदा ही फ़ायदा है, आपको बेनिफिट्स हैं, आपको पूरी दुनिया में लोग देखें ग्रीन एंटरटेनमेंट पूरी दुनिया में देखा जा रहा है लाइव, ठीक है ना? तो वहाँ पर आप आ रहे हैं, ठीक है ना? और उसके बाद हमें कितना फ़ायदा हुआ मैं आपको बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ज़ी से ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक नंबर फॉलोइंग का हमारे पास है, 1 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हमारे पास अपना सोशल मीडिया के ऊपर हैं। तो लेकिन जब ये शार्क टैंक लाइव हुआ, तो लोगों को जिनको नहीं पता था या जिनको ऑलरेडी फॉलो भी थे, तो वो उन्होंने आके विज़िट करना शुरू किया क्योंकि मैं क्लोज़ली मॉनिटर कर रहा था अपनी वेबसाइट के एनालिटिक को। तो एनालिटिक यहाँ से यूँ जा रहे होते हैं, एनालिटिक यूँ गए एकदम ना। तो ये आता है, देखें एक एक आता है आपको फ़र्क पड़ता है कि लोग एकदम से जाते हैं, अरे ये तो वही ब्रांड तो नहीं है, उनको कन्फ्यूज़न होती है, ज़ी से तो नहीं है, देखिए उनके पास जाके इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, फ़ेसबुक पे आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ये आप ही हैं। और मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त यूएसए से कनाडा से वो पिक्चर्स भेज रहे हैं। नेक्स्ट डे क्योंकि वो शायद उधर अगले दिन लाइव हुआ होगा, तो वो पिक्चर्स भेज रहे हैं कि हम आपका शो लाइव देख रहे हैं। तो लोगों को पता चलता है, आपको इन टर्म्स फ़ायदा होता है। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग पे में भी और ब्रांड को भी फ़ायदा होता है। सेल्स में भी फ़र्क आता है और अभी तो इतनी अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन आप जैसे इंडिया में देखें, वो बूम कर जाता है बिज़नेस यानी कि 5 ज़रबे, 10 ज़रबे एक्स करता है ना, वो बिज़नेस आपका अगर आज आपकी सेल 1 करोड़ की हो रही है, तो आपकी सेल 3-4 करोड़ रुपए पे चली जाती है ना। हुँ। लेकिन ये टाइम पाकिस्तान में भी आएगा। फर्स्ट सीज़न है, बहुत सारी चीज़ें सेकंड सीज़न के अंदर और मैच्योर होगा और मज़ा आएगा। यानी कि मज़ा आने वाला है पाकिस्तान के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक एक लहर आ रही है ना, तो मैं कहता हूँ कि उसके अंदर लाज़मी सबको जो है ना अपना हिस्सा डालना चाहिए और इससे कनेक्ट होना चाहिए। सही है। अब शार्क टैंक का तो डिस्कस हो गया, अब थोड़ा-सा आप अपना बताएँ कि जर्नी है क्या एक्चुअली ज़ीशान की? 2009 में क्यों ज्वेलरी की तरफ आए? किस तरह से स्टार्ट हुआ? अब्बा के पैसे थे, खुद अपनी जेब से लगाए, किस तरह से? थोड़ा-सा अगर एक जर्नी बताएँ।
अच्छा, मैं बिल्कुल इसको डिस्कस करना पसंद करूँगा और बड़ा ही मेरे लिए करीब सवाल है ये। 2009 के अंदर मैं जो है अपने पापा का बिज़नेस था हमारा ना, डिपार्टमेंटल स्टोर था उनका। उनके पास आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, बैंगल्स जो काँच की चूड़ियाँ होती हैं ना और क्रॉकरी ये सारे आइटम्स होते थे। तो मुझे अपना कुछ करना था ना, कुछ डिफरेंट करना था क्योंकि मेरा ताल्लुक सक्खर से। तो सक्खर में स्टोर था। सक्खर में बिज़नेसेस उस टाइम काफ़ी डाउन चल रहे थे क्योंकि एक छोटी आबादी होती है। कराची आपको पता है पाकिस्तान का हब है। मेरे सारे रिलेटिव्स दूसरा घर मेरा कराची था। तो मैं अपने इधर चाचू के पास आ गया और मुझे उस टाइम मेरे बाबा ने 1.5 लाख रुपए दिए। 1.5 लाख रुपए दिए कि अच्छा तुम जो करना चाहते हो कर लो ना। अब उस 1.5 लाख रुपए से मैंने एक छोटा-सा कॉर्नर का स्टॉल लिया, उसका एडवांस दिया, उसका रनिंग किराया, फिर अपना प्रोडक्ट हमने परचेज़ करी। मैंने वहाँ से ज्वेलरी क्यों चूज़ की थी? ज्वेलरी इसलिए चूज़ की थी क्योंकि मुझे लगता था कि यार आपका ना ज्वेलरी का कोई पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड नहीं है। अगर इसमें हम मेहनत करें तो इसमें बहुत पोटेंशियल है ना। यानी कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट भी है फैशन से रिलेट करता है कि आप सबसे पहले देखें एक लेडीज़ अगर कोई भी चीज़ की शॉपिंग करने जाएगी ना, तो 3 चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सबसे नंबर 1 पे क्लॉथिंग, ड्रेसेस, ठीक है ना? ड्रेसेस के बाद आपका आता है कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी। फिर थर्ड पे कहीं जाके आपके सैंडल्स और ये चीज़ें आती हैं, तो सबसे मेन है। तो मैंने इसलिए इसको लिया कि इसमें मार्केट में गैप है। पाकिस्तान में कोई ब्रांड नहीं है आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का। आप आज कुछ भी अपनी फैमिली को लेके जाएँ, आपके पास क्लॉथिंग के 10 ब्रांड आपके माइंड में आएँगे, शूज़ के 10 ब्रांड आपके माइंड में। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आपके माइंड में आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का कोई ब्रांड है? नहीं होगा, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि है ही नहीं, हाँ, पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो उस टाइम तो मेरी सोच थी कि हाँ, इंशाल्लाह बस होगा। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की 2009 से 1.5 लाख रुपए से। हमने एक छोटे से काउंटर से उसके बाद 2011 में मैंने एक और शॉप कर ली। फिर 2012 के अंदर 13 में मैंने दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह 3 शॉप्स उसी छोटे से काउंटर से हमने बनाई। फिर 2014 आता है, पाकिस्तान में 3G 4G लॉन्च होता है, ठीक है ना? 3G 4G आने के बाद पाकिस्तान में बूम आता है ई-कॉमर्स का, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल तो पहले भी थे, लेकिन अब इंटरनेट यूज़ करना आता है ना उसमें। वहाँ से मुझे लगा कि ये क्या चीज़ है? मुझे नहीं पता था लिटरली कि ई-कॉमर्स बिज़नेस कैसे होता है, कैसे लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत पहले से कर रहे थे यूएसए वगैरह में। वहाँ से मैंने इसको सर्च करना शुरू किया, एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बिज़नेस आप यहाँ बैठ के पूरी दुनिया में कर सकते हैं। मैं इसको करना चाहूँगा, जबकि मुझे उसकी एबीसीडी की नॉलेज भी नहीं थी। मैंने वहाँ से उसको लिया, एक्सप्लोर करना शुरू किया, 2-3 मंथ एक्सप्लोर किया। मुझे रियलाइज़ हो गया नहीं, ये बिज़नेस तो ज़बरदस्त है, ई-कॉमर्स जो है ना, ये लाइन बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे ये था कि मैंने कहा मैं इसका एक ऑर्डर मुझे आ जाए, इसकी पूरी साइकी जर्नी समझ में आ जाए, कैसे आएगा और कैसे शिप होगा, क्योंकि उस टाइम पेमेंट के ऑप्शंस नहीं थे आपके पास ना। कस्टमर खुद से पहले करता नहीं था कि फ्रॉड आपका हो जा रहा है, और इसी तरह बाय जो सेलर है वो भी नहीं भेजता था कि आपको जब रिसीव हो जाए पैसे कर देना, क्योंकि उसको भी ट्रस्ट नहीं होता था कि कैसे पेमेंट होगी ना। अब तो बहुत सारे पेमेंट्स के ऑप्शंस आ गए ना। तो उस टाइम फिर ये हुआ कि एक ऑर्डर मुझे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज भी वो पहला ऑर्डर याद है, ₹2650 का समथिंग का। और वो मैं सेंड नहीं कर पाया, डिलीवर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मुझे पता चल गया कि इसके अंदर पोटेंशियल है। मैंने आहिस्ता-आहिस्ता उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करी। हमने 6-7 महीने, 8 महीने ई-कॉमर्स अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से खड़ा किया और मेरे अच्छी इनकम वहाँ से जनरेट होना शुरू हुई। उसके बाद 2014 के एंड में मैंने अपनी सारी शॉप्स 2015 आई थिंक मैंने क्लोज़ कर दी, जो कि अच्छा। बहुत ही बोल्ड डिसीज़न था। और उस टाइम पे क्या रेवेन्यू था इन 3 शॉप? देखिए उस टाइम बहुत अच्छा रेवेन्यू था, और इतना रेवेन्यू था क्योंकि आप एक प्रॉफिटेबल, तीनों बिज़नेस, तीनों शॉप्स प्रॉफिटेबल थी। ओके। तो आप उनको क्लोज़ करना ना, प्रॉफिटेबल बिज़नेस को, इट्स अ लोग कह रहे डिफरेंट। होते हैं कि भाई क्या हो गया? सीधे अल्फ़ाज़ों में अगर कहें तो वो लोग कहते हैं कि शायद पागल पागल हो गए ना। तो उनको नहीं पता था क्या करें, उनको समझ भी नहीं आती थी ना क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। वहाँ से फिर जो है वो मेरा फ़ोकस पूरा ई-कॉमर्स पे आ गया। मैंने 2 कश्तियों के सवार आप नहीं बन सकते। आप या तो रिटेल को कर लें, ई-कॉमर्स को। मैंने पूरा फ़ोकस ई-कॉमर्स पे देना शुरू किया, और मुझे वो दिन याद है 2015-16 में मैं बहुत कम सोता था। सुबह मेरे जो है वो सुबह उठ के मैं सारी अपनी कस्टमर की चैट, ऑर्डर्स, बुकिंग चीज़ें, मैं अकेला होल एंड सोल फाउंडर भी था, मैं अकेला सीएसआर भी था, अकेला राइटर भी था। मैं सारे कंपनी की जितनी भी डेज़िग्नेशंस होती हैं सारी मेरे पास थी। तो सारे काम मुझे करने थे इससे ना। अच्छी और क्या बात है, सारी तो डेज़िग्नेशन। तो अब उसमें जो है आपने कस्टमर से चैट क्लियर करनी है, ऑर्डर बुक करने हैं, फिर उनकी स्लिप्स निकालनी है, पैक करना है, ठीक है ना? तो वो पूरा दिन, फिर शाम होते ही हम कारखाने चले आते थे, वहाँ से ऑर्डर लेकर आने हैं। अच्छा 1-2 ऑर्डर कराची के नियरेस्ट ही आ गए तो खुद डिलीवर भी करने हैं आपको ना। आफ्टर दैट फिर थोड़ा-सा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद होता क्या, जैसे ही 11-12 बजते थे तो इंटरनेशनल कस्टमर शुरू हो जाते थे। इंटरनेशनल कस्टमर मुझे शुरू में अल्लाह पाक ने 2-3 ऐसे क्लाइंट दे दिए। अब वो मुझे ना कॉल भी ऑर्डर देते थे। वो उनसे इतनी अच्छी गपशप हो गई, आंटी थी 1-2 ना, 1-2 आंटी थी तो कनाडा के अंदर, वो कहती थी, "ज़ीशान बेटा नहीं कॉल पर आ जाओ।" अब 3-4 घंटे एक कॉल पे लग जाते थे, समझाने में, इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, ये डिज़ाइन ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे होगी।
तो उसके बाद आपको फिर 2-3 बजे रात को सोते थे आप, फिर सुबह फिर फजर में उठ जाते थे। तो ये एक पूरी जर्नी थी तो वहाँ ये से। कितने अरसे तक रही ये जर्नी? तकरीबन ये 1.5 से 2 साल रही। हुँ। 1.5 से 2 साल सेम रूटीन ये रही है। और फिर वहाँ से अल्लाह पाक ने जो है वो ज़बरदस्त तरीके से फिर हमें फिर टीम बनाना शुरू करी, ऑफ़िस, फिर चीज़ें नहीं, उस टाइम तक हम घर से ही काम कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है कोविड आ गया, कोविड में भी घर से ही कर कोविड में बहुत बड़ा ज़बरदस्त बूम मिला हमें, क्योंकि बिज़नेसेस तो डाउन हो गए पूरी दुनिया में, लेकिन हमारा बिज़नेस क्यों रन किया? क्योंकि हम ऑलरेडी ई-कॉमर्स पे थे। हुँ। तो वहाँ से जो है बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिला। आफ्टर दैट फिर हमने अपना ऑफ़िस, जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, हमने अपना ऑफ़िस सबसे पहले एस्टेब्लिश किया और टीम फिर उसमें हमने बिल्ड करी। फिर उसके 1 साल बाद ही हमने अपनी ब्रांचेज़ दोबारा से हमने फ़िज़िकल पहले बंद करी थी, ई-कॉमर्स पे आए थे, अब फिर दोबारा से हम फ़िज़िकल आउटलेट्स को हमने स्टार्ट किया। तो 2021 से फिर हमने हर साल तकरीबन जो है वो 1-1 ब्रांच हमने ओपन की, 4 ब्रांचेज़ ओपन की ना। हुँ। अब जो है वो जाके अल्हम्दुलिल्लाह हम 2024 में हम पाकिस्तान के लीडिंग फर्स्ट अवार्ड विनिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी ब्रांड है, जो कि क्राफ्टमैनशिप ज्वेलरी जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है पूरी दुनिया में लोगों को ना, हुँ। कि जो उनको चाहिए, जिस तरह का उनको सेट बनवाना है, जिस तरह का ज्वेलरी डिज़ाइन करवानी है, कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ ज्वेलरी वो हुँ। हम उनको बना के देते हैं। तो अभी आपका मेन फ़ोकस कस्टमाइज़ेशन पे ही है या वो भी है, रेडीमेड भी है? नहीं देखिए, हमारी एक्सपर्टीज़ है कस्टमाइज़ ज्वेलरी बनाने में, लेकिन हम रिटेल बिज़नेस बेसिकली ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास टाइम नहीं होता। हुँ। लेकिन जो ब्राइड्स होती हैं, बाज़ होता क्या है कि वो चाहते नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से, उनके माइंड में एक होता है, आइडिया होता है कि ज्वेलरी ड्रेस बनवाना है, शरारा तो कैसे बनवाना है, ज्वेलरी बनवानी है तो कैसे? तो उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। हम वो उनको वो ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आपको जैसी ज्वेलरी बनवानी है आप आ जाएँ, हमारी ब्रांचेज़ के ऊपर या ऑनलाइन हमारे सीएसआर की जो टीम है वो आपसे आपका पूरा डिज़ाइन समझेंगी और हम उस तरह सेम उनको बना के देते हैं। सही है। अच्छा मुझे थोड़ा-सा आउटलेट के बारे में बताएँ कि दोबारा ओपन क्यों की? जब ऑनलाइन इतना ज़्यादा ग्रोथ आ गई, सब कुछ आ गई, तो फिर दोबारा फिज़िकल आउटलेट्स के ऊपर दोबारा क्यों आए? अच्छा, ये फैसल आफ्ताब का भी सवाल था। ये फैसल आफ्ताब साहब जो जज हैं, हमारे मेन शार्क हैं। अच्छा, उसमें उन्होंने उनका भी क्वेश्चन था। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, हम क्यों आए? देखिए, आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी आपको पता है कि हम पाकिस्तान का एक कल्चर है, वेडिंग हमारा जो है ना उससे रिलेट करता है ना। ऑनलाइन ज्वेलरी तो आप ई-कॉमर्स को इसको बहुत बड़ा कर लेंगे, लेकिन एक दुल्हन क्या वो ऑनलाइन सेट आके खरीदेगी? बहुत कम है, नहीं खरीदेगी। आपकी अगर घर में शादी होगी, आपकी सिस्टर हैं, आपकी कोई भी एक्स वाई ज़ेड हैं, तो वो उनकी ख़्वाहिश यही होगी कि वो जाएँ शॉप पे और देख के फिज़िकली उसको टच करके, फ़ील करके, उसको वियर करके उस ज्वेलरी को लें, ताकि उनके ऊपर अच्छी लग रही है, नहीं लग रही ना। तो हमारा ये था बेसिकली, आपसे छोटी ज्वेलरी या छोटा प्रोडक्ट तो वो कस्टमर परचेज़ कर लेता है, लेकिन उसको ब्राइडल के लिए आपको आउटलेट उसको चाहिए, जहाँ आपको पता है पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक आपके वालिदा साथ आती हैं, दादी आएँगी, भाभी आएँगी, वो सब जाके शॉपिंग करती हैं दुल्हन की, तो वो उनको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? वो तो एक हमारा ट्रेडिशन का हिस्सा है ना। तो उनके लिए बेसिकली हमने, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक नंबर है, आप उसको मिस कर देंगे अगर आप अपने फिज़िकल आउटलेट्स पे नहीं जाएँगे। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा मैंने बीच में सुना था कि आपने 4 आउटलेट्स में से 2 फ्रैंचाइज़ हैं और 2 आपकी कंपनी ऑपरेटेड है, राइट? तो मुझे थोड़ा-सा फ्रैंचाइज़िंग मॉडल अपना समझाएँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपकी फ्रैंचाइज़ लेना चाह रहा हूँ, तो कितना मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? और फिर उसके मतलब क्या प्रोसेस होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है और फिर मंथली मैं प्रॉफ़िट की पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? अच्छा, हमारा फ्रेंचाइज़ के देखें 2 मॉड्यूल्स हैं। एक है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन की, 1 करोड़ रुपए की है। सेकंड जो है वो तकरीबन 10 मिलियन से लेकर जो है वो आपकी 20 मिलियन तक की है। मेन सिटीज़ हैं, क्योंकि मेन सिटीज़ में आपको पता है कि वो बड़ी एक ग्रैंड आपको ब्रांच चाहिए होती है, एक वहाँ पर फुटफॉल उस तरह से आता है। जो 10 मिलियन है, हम एक कोई डिस्कस कर लेते हैं केस स्टडी, जिस तरह की हमारी क्वेटा ब्रांच है, ठीक है ना? हमारी हैदरी ब्रांच है। तो अब ये हमारी एक तरह से मिनी ब्रांच है, यानी ब्रांच है, ठीक है ना? 1 करोड़ 1 सीआर की इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, और 1 सीआर के ऊपर हमारी जिस तरह के एक ब्रांच हैदरी ब्रांच है, तकरीबन अराउंड 2 मिलियन जो है वो सेल्स कर रही होती है, कि एवरेज सेल आ रही होती है, ठीक है ना? 2 2 मिलियंस मिलियन की की, सेल्स होती है जो आपकी 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10 होती मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है ना? जो कि हमारा, अब उसमें आप बहुत अच्छा, आपको यानी कि एक बात कर ली जाए तो सारे एक्सपेंस निकाल के आपका 22-25% 20 से 25% आपका नेट प्रॉफिट आपका बच रहा है। होता है। मैक्सिमम 2.5 लाख के आसपास नेट प्रॉफ़िट अगर नेट प्रॉफिट अगर आप ठीक है, तकरीबन उसकी बात करें कि 5 लाख तकरीबन अगर 2 अ, मिलियन हो रही है आपकी। 2 मिलियन की सेल हो रही है, नेट प्रॉफिट की बात हुँ। कर रहा हूँ। अब आप आ जाएँ जी, यानी कि इससे ऊपर उसकी जो सेल है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक की, आप अच्छी फ्रैंचाइज़ मेन एरिया में, क्योंकि उसका एक्सपेंस उसी तरह होगा, वो बनाते हैं। तो तकरीबन आपका उसपे जो सेल्स आती है 4 टू 5 मिलियन की सेल आती है, हुँ। ठीक है ना? और 4 टू 5 मिलियन उसका भी यही सिनेरियो है।
तकरीबन आपको 6-7 लाख रुपए ब्रांच पे बच जाते हैं इजीली। आपके सारे खर्चे, अगर आपको 14-15 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, आपको फिर उसमें से रेंट निकालना है, आपको सैलरीज़ हैं, आपको दूसरा एक्सपेंस है, वो निकाल के आपको 6-7 लाख रुपए इजीली बच जाते हैं। सही है, सही है। अच्छा, एक और चीज़ बताएँ कि ये लेट्स सपोज़ अगर कोई आपके पास फ्रैंचाइज़ लेने आ रहा है, तो एज़ अ फ्रैंचाइज़र क्या-क्या फैसिलिटीज़ आप उसे दे रहे होते हैं कि एज़ अ इन्वेस्टर मैं सोचूँ कि हाँ यार, इस ब्रांड के साथ मुझे फ्रैंचाइज़ लेनी चाहिए? अच्छा, हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक सैटिस्फाई कस्टमर है। सबसे पहले तो ये ब्रांड फ्रैंचाइज़ उसके लिए आती है ना कि उसके आप कुछ नहीं करना पड़ा, आप बैठे हैं डे फर्स्ट से और आपके पास कस्टमर और प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाए। हम फ्रैंचाइज़ी को सबसे मार्केटिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सारी आउटडोर मार्केटिंग कंपनी उसको फैसिलिटेट कर रही होती है। ₹1 भी उसका मार्केटिंग में नहीं लगता। इंडोर एक्सपेंसिव उनके, प्लस हम उनकी जो फ्रैंचाइज़, ये उनका ये जो वो लोकेशन है, जो ब्रांच है, उसको डिफरेंट टाइम के ऊपर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जो हम बेनिफिट्स दे रहे होते हैं। वहाँ पर एक्ट्रेसेस भी आ रही होती हैं, ब्लॉगर्स भी, इन्फ्लुएंसर भी, वो सब आ रहे होते हैं, ठीक है ना? सेकंड थिंग, या उसके बाद हम उसके अंदर चीज़ों को देख रहे होते हैं कि हमने इसको किस तरह स्केल करना है। आज ये 2 मिलियन कर रही है, तो इसको 3 मिलियन या 4 मिलियन पे नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट 2 ईयर्स में कैसे लेकर आना है ना। तो फ्रेंचाइज़ी ने कुछ नहीं करना होता, सारी चीज़ें कंपनी कर रही होती है, उसकी हायरिंग, अगर स्टाफ को आपकी नीड है, तो इसकी हायरिंग भी कंपनी आपको फैसिलिटेट करती है। आपने जस्ट पैसे लगाने हैं और आप बैठ जाइए। ओके। अच्छा, थोड़ा-सा ये भी बता दें ब्रेकडाउन के 1 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 करोड़ का ब्रेकडाउन कैसे होता है? अच्छा देखिए, हमारा उसमें फ्रेंचाइज़ रॉयल्टी फ़ी है, ठीक है? फिर उसमें आपकी रेनोवेशन कॉस्ट है, उसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा आते हैं। फिर उसमें जो मिनिमम जो इन्वेंट्री हमारी है, वो तकरीबन 6 मिलियन या 5 मिलियन टू 6 मिलियन आपको मेंटेन करनी है, ये उसकी है। ठीक है। आप जो इन्वेंट्री परचेज़ मतलब 6 करेंगे। मिलियन अराउंड आप इन्वेंट्री के समझ लें, 2 मिलियन, 2.5 मिलियन रेनोवेशन का समझ लें और 1.5 मिलियन आसपास फ्रैंचाइज़ फी, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही, वो आ गए, फिर उसमें जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट देना होता है, तो अराउंड तकरीबन ये आ गया। सही। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ओवरऑल अगर लेट्स सपोज़ कोई बंदा ई-कॉमर्स करना चाह रहा है, ठीक है? व्हाट विल बी योर एडवाइस टू हिम और हर? अच्छा, ई-कॉमर्स जो भी या कोई भी बिज़नेस करना चाह रहा है, आपने ई-कॉमर्स का पूछा, हमारे पाकिस्तान के अंदर नौजवान बेतहाशा, आपको पता है, यूथ हमारी एक पाकिस्तान वो नंबर है कि सबसे ज़्यादा यूथ है, ठीक है ना, दुनिया के अंदर। हम लोग बहुत पॉडकास्ट, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं ले रहे कहीं से। तो मैं सबसे पहले तो उनको ये कहूँगा, बाकी सारी चीज़ें बात की हैं, आप स्टार्ट लें। आपने जो भी आइडिया है, जो भी माइंड में है ना, आप फेल होने से ना डरें। फेल होना ये कोई बुरी बात नहीं है। ये आपको सिखाएगा, एक्सपीरियंस देगा ना। आपके पास ₹500 हैं, आपके पास 5,000 हैं, आपके पास 5 लाख हैं। उसमें स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना? आप स्टार्ट करें, बाकी इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। हुँ। सब चीज़ें आजकल यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, मैं कहता हूँ। आपको कहीं किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है हुँ। कि स्पेशल आप इसका ई-कॉमर्स का कोई कोर्स करें, आप जाएँ लाखों रुपए लगाएँ। यूट्यूब पे जाएँ, आपको बेतहाशा लोगों की आपको मिलेंगी वहाँ पर वीडियोज़, आप उनसे लर्न करें और उसको इम्प्लीमेंट करें अपने बिज़नेस के अंदर। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि मैंने क्योंकि हम एग्ज़िट बेस के थ्रू ना बहुत सारे ई-कॉमर्स और डिफरेंट बिज़नेसेस से मिल रहे होते हैं। लेकिन एक जनरल जो चीज़ मैंने देखी है वो ये देखा है कि अच्छे खासे बड़े बिज़नेसेस जो मंथली जो है वो 2 से ढाई करोड़ रुपए रेवेन्यू बना रहे हैं, इनके पास इनकम स्टेटमेंट होती ही नहीं है सिरे से, ठीक है? तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पाकिस्तानी फाउंडर इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस क्यों नहीं कर रहे कि अपनी चीज़ें मेंटेन करके क्यों नहीं चलता है? अच्छा, फाउंडर्स को पता ही नहीं होता। मैं आपको लिटरली बताऊँ, इनका ये नहीं है कि वो जानबूझ के नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि देखें, होता क्या, हमारे पाकिस्तान के अंदर या दुनिया की तरह ऐसा नहीं है कि आपको पूरा स्ट्रक्चर वाइज़ बिज़नेसेस सिखाए जाएँ। आपके पास ये यहाँ पर वो वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको प्रैक्टिकली आपको बिज़नेस करवाया जाए, ना कि पढ़ाया जाए। डिफरेंट है ना, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, करवाया नहीं जाता है। रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं है। आप नाम नहीं लूँगा मैं, आप हमारा जो कि एक ऐसा कंट्री है, ठीक है ना, जिससे हमारा बड़ा एक इस टाइम डिस्प्यूट है, और वो रियल टाइम पे स्कूल के अंदर बच्चों को सिखाते हैं बाकायदा पैसे देके कि आपके पास ₹10,000 हैं हुँ। और आप जाएँ, आप इससे प्रॉफ़िट बना के लेकर आएँ। वहाँ पढ़ाया नहीं जाता। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये कि पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद फिर वो उसको रियल टाइम पे एक्सपीरियंस, कहीं आपको पता है, वो कहते हैं कि जी मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है 2 साल का, कहीं 1 साल का। ये चीज़ें हो रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है? इसकी फाइनेंशियल बुक कीपिंग की एज़ अ बिज़नेस ओनर व्हाट डू यू थिंक, ये क्या इम्पोर्टेंस है मैं इसकी? कहता क्यों हूँ, करनी अगर जिसको अपना ये चीज़ मेंटेन नहीं कर रहा ना, वो बिज़नेस कभी ग्रो कर ही नहीं सकता। जिसको अपने करंट नंबर नहीं पता या उसको फ्यूचर प्रोजेक्शन उसके पास नहीं है और वो बुक कीपिंग नहीं कर रहा, देखिए ये मेन है, कोर है। हम लोग मार्केटिंग को तो बड़ी अहमियत दे रहे होते हैं, हम लोग फाइनेंस को नहीं दे रहे होते हैं।
फाइनेंस कितना ज़रूरी है, चाहे आपको आता है, नहीं आता, आप इसके लिए एक्सपर्ट रखें, इसके लिए एक अलग पर्सन रखें। ये आपको इन फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। जब आप कल को कोई काम करने जाएँगे, आपके पास पिछले नंबर्स नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे करेंगे मुझे बताएँ आगे? बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान भाई फॉर योर टाइम, इट वाज़ अ ग्रेट डिस्कशन। मैंने सोचा कि शॉर्ट्स आपके साथ करते हैं। अल्लाह ताला आपके कारोबार में आपको हेल्प करे और ज़्यादा ग्रो हो। फाइनल वर्ड्स फॉर द ऑडियंस। बहुत शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो नाबिल भाई, आपने इनवाइट किया और मौका दिया कि जो है हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। फाइनल वर्ड यही है कि देखें, पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ इतना टैलेंट है, आप स्टार्ट करें और हम लोगों ने ही इसको ऊपर लेके जाना है। हम ये सोचें कि किस तरह लेके जा सकते हैं, ना कि अपना टाइम, इतने टाइम की जो वैल्यू है उसकी इम्पोर्टेंस को समझें। रात को बैठ के जो है वो होटल्स के ऊपर हम गपशप लगा रहे होते हैं, अगले दिन फिर वही सेम सिनेरियो होता है। तो मेरा ये होगा, जितने नौजवान हैं, आप बिज़नेसेस में आएँ, स्टार्ट करें और इंशाल्लाह शुरुआत करें, एक दिन आएगा, मिलियनियर जो है वो आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी अगर ये पॉडकास्ट तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़ीशान ने किस तरह से अपने कारोबार को बढ़ाया, किस तरह से शार्क टैंक पे गए, एक नेशनल लेवल के ऊपर अपने आप को प्रेज़ेंट किया, तो आप लोग भी ये कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।